हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है पानी पीने से। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो ब्रिक होती है यानी कि जो किडनी है वो उसका निर्माण कैसे करती है, या फिर जो मनुष्य का उत्सर्जन क्रिया है वो कैसे होता है। आप में जो क्लास 10th है ना, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन दो टाइप से आता है। पहला आता है कि ब्रिक द्वारा मूत्र क्रिया का वर्णन करे, या फिर एक और आता है कि वृक्क द्वारा उत्सर्जन क्रिया का वर्णन करे या फिर समझाए। समझे, एक ही क्वेश्चन है दोनों, लेकिन दो अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। और इसी क्वेश्चन को आज मैं इस वाली वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखो मूत्र का जो निर्माण है बेसिकली 3 चरण में होता है। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूं। फोटो के हिसाब से नेफ्रॉन का फोटो बनाऊंगा। और अगर आपको नहीं पता नेफ्रॉन क्या होता है तो इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी ये, इसको देख लो। ठीक है, नेफ्रॉन का फोटो बनाता हूं और उसमें उस ब्रिक के जो तीनों क्रियाएं हैं, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण हो गया और ट्यूबुलर श्रावण हो गया। अभी आपको ये तीनों क्या क्या बोला आपको नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं है। अब जब फोटो बनाऊंगा और बताऊंगा तब सब क्लियर हो जाएगा और सब समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बनाता हूं उसका फोटो फिर समझाता हूं। तो चलो देखते हैं अभी हम मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, या फिर आप बोल सकते हैं उत्सर्जन की क्रिया विधि। ठीक है, वृक्क के जो उत्सर्जन की क्रिया विधि है ना वो 3 चरण में होती है। ठीक है, पहला जो है वो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर पुनः अवशोषण और तीसरा ट्यूबुलर श्रावण। ये है नेफ्रॉन, ये उसका बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल वाला भाग है। बाकी उसको काट के सब उसके नलिका वाला भाग, और ये पूरा नेफ्रॉन। इसको बीच बीच में मैं काट काट के फोटो इसलिए बनाया हूं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, ज्यादा अच्छे समझ आए। ठीक है, इसके लिए मैं इसको आधा आधा कर दिया हूं। अब देखो, जो ये पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये होता क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको पता है कि जो ये नेफ्रॉन का बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल वाला भाग है, इसमें अभिवाही धमनिका जाती है और अपवाही धमनिका निकलती है। यानी कि इसमें से रक्त केशिकाओं का गुच्छ होता है। देखो ऐसे, ये जो रेड कलर वाली लाइन में बना रहा हूं ये इसमें जाता है और बहुत सारा ऐसे 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 जाके और बहुत सारी ऐसे संरचना बनाता है। ठीक है, और यहां से ऐसे निकल जाता है। ठीक है, इतना तो ये नेफ्रॉन का जब मैंने संरचना बताया था तभी इसको समझ में आ गया था कि नेफ्रॉन के जो बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल वाला भाग है उसमें ऐसा ही होता है। अब देखो, इससे क्या होता है कि रक्त जाता है और यहां पे इस ग्लोमेरुलस भाग में ये जो है एक छन्ना की तरह काम करता है। जब आप आगे क्लास में जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पे ना इस क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है, 10th के आगे जाना है तब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लोमेरुलस को जो नीचे ये बोमन संपुट है बोमन कैप्सूल वाला भाग है, यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ कोशिकाएं होती है ऐसे। ठीक है, अभी इन कोशिकाओं का नाम जो है आप लोग को नहीं पढ़ना है वैसे, पर फिर भी मैं बताता हूं। इसका नाम है पोडोसाइट सेल। ठीक है, एक ये कोशिकाओं की भित्ति हो गई, पोडोसाइट सेल हो गई, और इनके बीच में आधारीय झिल्ली होती है। उस तीनों भित्तियों से छन के रक्त जो है इसमें आता है, इस नलिका वाले भाग में, इस बोमन कैप्सूल के इस नलिका वाले भाग में। यहां से जो है रक्त छनता है और इधर आता है, इस बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट वाले भाग से इधर। ठीक है, छन छन के और इधर आता है। एक बात याद रखना, जो ये ग्लोमेरुलस है ना, ये बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल वाला भाग, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, रक्त छनता है। रक्त में से छनता क्या क्या है, रक्त छनता है, क्या उसमें से निकलता क्या क्या है। तो रक्त में से ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्रोटीन, इनको छोड़ के बाकी सब निकल जाता है। जैसे जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और यूरिया, यूरिक एसिड, सभी जितने भी है ना, नाइट्रोजन, वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, और देखो बेसिकली आप इस बात से समझो, मान लो ये एक बच्चा है। ठीक है, इसको खेलने जाने का मन है और घर वाले से जबरदस्ती काम करवाते हैं, तो
तो क्या करेगा, मनमर्जी मनमोटा ही काम करेगा कि भाई रक्त छाने के लिए कहले पर मैंने बोला है सब, रक्त में सब कुछ छान देगा, जाओ सब कुछ निकाल देगा, सब कुछ टोटल कुछ नहीं छोड़ेगा। बस रक्त आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्योंकि बड़े बड़े होते हैं और जो बड़े प्रोटीन हो इनको छोड़ के बाकी सब छोड़ निकाल देगा। मर्जी नहीं इसका काम करने का, तो जल्दी जल्दी काम करके भागना चाहता है खेलने। समझ रहे हो बात? तो क्या करेगा, जितने भी अच्छे पदार्थ है ना और जितने भी बुरे सभी को छान देगा। मतलब जाओ सब जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, कल जी मेरा काम खत्म करो। समझ रहे हो? हाँ तो और इसमें ये जो है अभिवाही धमनी है और ये अपवाही धमनी, इससे रक्त आता है यहाँ पे छानता है और निकलता है। जो ये रक्त जो छाना हुआ द्रव निकलता है ना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूं, चलो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको। ठीक है, जो रक्त जो द्रव होता है ना छन के आता है इसमें से उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसके अभी बारे में अभी लिखवाऊंगा, अभी तो बस आपको समझा रहा हूं बेसिकली कुछ कुछ बातें। वो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जीएफ बोल सकते हो। ठीक है, जीएफ। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएफ ही बोलते हैं। इससे क्या होता है, सभी अच्छे और सभी बुरे सभी पदार्थ छन जाते हैं क्योंकि इसका मन है ही नहीं छानने के लिए। ठीक है, ये जो है अभिवाही धमनिका है। मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूं, चलो। यह है अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। ठीक है, यह अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। और ये जो है ये है अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, धमनिका। चलो ये तो कंफर्म हो गया, ये है अभिवाही धमनिका और ये है अपवाही धमनिका। जो अभिवाही धमनिका है ना वो उसका व्यास जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि वो मोटी होती है, और जो अपवाही धमनिका है वो पतली होती है। आप खुद ही सोचो, जब मोटा से पानी आता है और पतला से उसको निकलना है तो प्रेशर के साथ निकलेगा, जाहिर सी बात है, यानी कि उसमें दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इतना मोटा से एक रूम है उसमें बड़ा सा गेट लगा है, मेन गेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें सभी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सब लोग घुसे जा रहे हैं और सबको एक छोटा सा, जब छुट्टी हो रहा है तो एक छोटा सा गेट से निकाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सब धक्का मुक्की करेगा। ठीक है, एक दूसरे के ढकेलेगा फिर निकलेगा, धक्का मार मार के निकलेगा। तो बस वही यहाँ पे क्या होता है ना, दाब बढ़ जाता है। कहे कि इसका जो अभिवाही धमनी है इसका व्यास ज्यादा होता है और जो अपवाही धमनी है इसका व्यास कम होता है। तो यहाँ पे उच्च दाब पर यह प्रक्रिया होती है, यानी कि ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन है वो उच्च दाब पे होता है। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो द्रव बनता है ना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, और इसमें सभी अच्छे तथा सभी हानिकारक सब होते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ना इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं H2O यानी कि पानी होता है, ग्लूकोज होता है, अम्यूनो अम्ल होता है, अम्यूनो अम्ल, यूरिया होगा, यूरिया, और यूरिक एसिड, और कुछ लवण होते हैं, लवण जैसे कि मान लो Na हो गया, Cl- हो गया। ठीक है, ये सब इसमें होते हैं। मतलब ये बकलोलवा है, इसको कुछ बुद्धि उद्धि नहीं है, ये सब कुछ छान देता है, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। ठीक है, इस सब कुछ छान दिया। और मान लो ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ग्रीन कलर का यही है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसमें क्या क्या है, इसमें H2 है, ग्लूकोज है, अम्यूनो अम्ल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और कुछ लवण है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे धीरे धीरे जाएगा, मान लो यहां पहुंचेगा। ठीक है, इधर आएगा। ये चरण समझ में आ गया आपको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलस पुनः अवशोषण मतलब ये फिर अब्सॉर्ब करेगा, जितनी अच्छी चीजें होगी इस ग्रीन वाले में, जितनी अच्छी चीजें होंगी वो क्या करेगा, फिर से लेगा, और जो बुरी चीज है उसको छोड़ देगा। ठीक है, इसको इस भाग को बोलते हैं पीसीटी। जो ये टेढ़ा टेढ़ा वाला ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं डीसीटी, और
ये यू आकार की संरचना को बोलते हैं हेलने का लूप। जो नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं अवरोही, अवरोही सिरा, ठीक है, अवरोही भाग। और जो ऐसे ऊपर जा रहा है यहां से ऐसे, इसको बोलते हैं आरोही भाग, आरोही भाग, ठीक है। जब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पीसीटी में जाएगा, ग्लोमेरुलस पुनः अवशोषण होगा। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस पुनः अवशोषण में पीसीटी इस पे खिसिया जाता है, बोलते हैं यार तुम पगला उगला है, इसको काहे छान रहा है, जो अच्छा चीज है उसको काहे छान रहा है, ये छान देगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जब सब तू अच्छा को निकाल दे रहा है, खराब को निकाल दे रहा है, ये कौन बात हुआ। तो ये जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये बोलता है कि क्या हमको खेलने जाने का मन है, हमको भेजिए नहीं रहा है सब, तो हम जैसे मन करके वैसे छानेंगे। तो ये बोलता है तू पागल है, उसको फिर अवशोषण करना पड़ेगा। तब होता है ये ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, समझे, तब होगा ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। इसमें क्या होगा कि इस पीसीटी में जितने अच्छे चीजें हैं ना, उसको सबको अवशोषित कर लिया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो पुनः अवशोषण इस पीसीटी में ही होता है। इस पीसीटी में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इस डीसीटी में भी होगा। और देखो डीसीटी में कुछ मात्रा में होता है, स्पेशल केस में इसके लिए हार्मोन चाहिए होता है, एडीएच हार्मोन आता है तब जल का होता है, और एल्डिएस्ट्रोन आता है तब लवण यानी कि NaCl वगैरह का होता है, ठीक है। देखो पीसीटी में क्या होगा, सर्वाधिक पुनः अवशोषण, सर्वाधिक पुनः अवशोषण होगा, पुनः अवशोषण यानी कि जितने अच्छे चीजों को ये छाना होगा ना, वो इस पीसीटी में फिर से अवशोषित करके और रक्त में मिला दिया जाएगा। इसमें 100% ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्लूकोज भी छान दिया है, ग्लूकोज तो जरूरी है, तो ग्लूकोज को निकाल देगा। ये पीसीटी क्या करेगा, पूरे 100% ग्लूकोज और एम्यूनो एसिड, हाँ ग्लूकोज और एम्यूनो एसिड, एम्यूनो एसिड, ठीक है। 100% ग्लूकोज और एम्यूनो एसिड को क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। और 70 से 80%, 70 to 80% ये क्या करेगा, जल यानी कि H2O और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि Na हो गया या फिर Cl हो गया, Cl-, इन सबको 70 से 80% तक इस पीसीटी में इनका पुनः अवशोषण होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण पीसीटी में ही होता है। अब देखो ये जो हिलने का ये लूप है ना, हिलने का लूप, उसका ये जो अवरोही भाग है, इसमें H2O यानी कि जल, यहां होता है जल का पुनः अवशोषण, H2O का पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, ठीक है। इस वाले भाग में क्या होगा, इस H2O का पुनः अवशोषण। और जो इसका ये वाला भाग है, इसमें होता है आयनों का पुनः अवशोषण, आयनों का पुनः अवशोषण, ठीक है। पीसीटी हो गया। इसी पुनः अवशोषण में बता रहा हूं होता कहां कहां पे है। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण में क्या होता है, नेफ्रॉन की नलिकाओं द्वारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण को ही ट्यूबुलर पुनः अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस डीसीटी, अब देखो ये इस पीसीटी में तो इतने चीजों का हुआ, फिर ये जो है ग्रीन वाला, ये फिर इधर आया, ऐसे करते करते इधर आया था, फिर इधर, ऐसे करते 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 अब जो ग्रीन ग्रीन कलर का बनाया ना मैं, अब वो पहुंचा इस डीसीटी में। देखो डीसीटी में क्या होगा, ये बहुत स्पेशल केस में करता है, ठीक है, पुनः अवशोषण ज्यादा नहीं। इसके लिए कुछ हार्मोन चाहिए होते हैं, बेसिकली 10th में नहीं पढ़ना, मैं आपको बस बता रहा हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ। एल्डिएस्ट्रोन हार्मोन चाहिए, एडीएच चाहिए, तब इस डीसीटी में भी पुनः अवशोषण होता है, ये स्पेशल केस में होता है। और ये जो ब्लू कलर की है ना, ये है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में क्या होता है, ये भी स्पेशल केस में करेगी, और ये कुछ मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में, जितना बॉडी को यूरिया की जरूरत होती है वो कुछ मात्रा में यूरिया का पुनः अवशोषण करेगी। और जो मूत्र का सांद्रण है ना, वो इसी संग्राहक नलिका में ही होता है, ठीक है। ये रहा मूत्र का, सॉरी, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का
नेफ्रॉन की नलिकाओं में अवशोषण को ही ट्यूबुलर पुनः अवशोषण बोलते हैं, सिंपल। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग द्वारा रक्त का उच्च दाब पर, उच्च दाब क्यों? क्योंकि मोटा था और ये पतला, इसीलिए उच्च दाब पर रक्त का छन्ना ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है। आई बात समझ? और ये जो इसका पूरा तामझाम, अब देखो ट्यूबुलर श्रावण क्या है? ये तो हो गया अवशोषण, चलो ये मान लो निकाल दिया, ये अवशोषण कर लिया, तो फिर ये क्या, ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया ना क्योंकि ये क्या करते हैं, जो वृक्क का नलिका वाला भाग है, अधिकतर पीसीटी में बहुत कम होता है, पुनः क्या बोलते हैं, श्रावण डीसीटी में होता है, और इस संग्राहक नलिका में होता है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ उत्सर्जी पदार्थ को ना रक्त में, कुछ कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि मान लो ग्रीन से बना रहा हूं, इस ग्रीन वाले में मिला देते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे दवाई या विषैली पदार्थों के जो अवशोष होते हैं, हाँ, जो अवशेष होते हैं उनको ये इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट में मिलाते हैं, यानी कि जो ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला है इसमें मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? दवाइयों या फिर विषैली पदार्थों के अवशेष और कुछ उत्सर्जी पदार्थों को मिलाते हैं, जो कि संग्रहित नलिका में जाता है, यहाँ से मूत्रवाहिनी में जाता है, फिर मूत्राशय और फिर बाहर हो जाता है। समझे? ऐसा होता है। ये रहा ट्यूबुलर श्रावण। अब ये तो मैंने आपको बस फोटो बना के और बता दिया, कुछ कुछ बातें लिखवाई हैं। आगे अब मैं एक एक करके सबके बारे में लिखवा देता हूं। ये तो बस फोटो से आपको बता दिया, अब मैं एक एक करके सबको लिखवा भी देता हूं कि होता क्या क्या है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पहला हेडिंग लगाना, फिर ट्यूबुलर पुनः अवशोषण और फिर ट्यूबुलर श्रावण। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको लिखवाता हूँ इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में। चलो एक एक करके मैं सबको बता देता हूँ। पहला जो है इसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त का उच्च दाब पर छन्ना, रक्त जो ग्लोमेरुलस है वो छन्ना की तरह काम करता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में या फिर ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब पर छन्ना या फिर छन्ने की क्रिया को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो लिख देता हूं मैं इसको। ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब पर छनने की क्रिया को यही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब पर, उच्च दाब क्यों होता है, जो अभिवाही धमनी होती है मोटी होती है और जो अपवाही धमनी होती है वो उसका व्यास पतला होता है, इसलिए दाब उच्च हो जाता है। ग्लोमेरुलस में रक्त का उच्च दाब पर छनने की क्रिया को ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन द्वारा बने द्रव को, यहां भी फोटो बना दूंगा मैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन द्वारा बने द्रव को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। और देखो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ना, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इसे यही लिख देता हूं, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। आप में 2 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, आप में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, ऐसे ही बस ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और दूसरा पॉइंट,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रक्त जो क्षमता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा बने द्रव को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जिसमें ये क्या है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस बुकवा है माने कि पगला उगला है, ये क्या करता है सबको छान देगा, अच्छा वाले को और बुरा वाले को भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो होगा जल यानी कि H2O, उसके बाद होगा ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, अच्छा और बेकार दोनों को छान देता है। ठीक है, जिसमें H2O, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, अमोनिया, लवण इत्यादि होते हैं। ठीक है, होते हैं। इसमें H2O और ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो अम्ल, लवण ये सब होते हैं। ठीक है, ये जो है ना कहाँ गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन द्वारा बने उसको बोलते हैं ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको एक बोनस पॉइंट याद रखना। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं बोनस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को ही ना प्राइमरी मूत्र बोलते हैं, प्राथमिक मूत्र। ठीक है, प्राइमरी यूरिन, इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को प्राथमिक मूत्र कहते हैं, प्राथमिक मूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राथमिक मूत्र भी कहते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि अगर ये हुक में नहीं करता है कि पागल, जब मैं से बोल रहा हूं कि सब थी लाभदायक और हानिकारक, जब ये दोनों छान रहा, अगर ये हुक में नहीं करता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो हमारे बॉडी से बेकार भी चीजें तो छानता है ना, ये वो तो होता ही नहीं। मतलब हमारी बॉडी में जो विषैली गैसें हैं, जो द्रव है, वो सभी तो विषैली द्रव सब वो सब तो ऐसे ही रह जाते, जो डेंजर है हमारे लिए। इसलिए इसका होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बस हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब देखो एक और बात, ये तो रहा कि ऐसा क्षमता है, ग्लोमेरुलस में जाता है, फिर पोडोसाइट सेल होती है, तीन स्तर में क्षमता है ना, जो पोडोसाइट सेल, आधारीय झिल्ली और रक्त केशिकाओं की भित्ति होती है। फिर छन के आता है, उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। उसमें ग्लूकोज, H2O, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो अम्ल ये सब होता है। एक दिन में आखिर ये क्षमता कितना है, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना क्षमता है, और एक दिन में पूरा क्षमता कितना है। ठीक है, जो एक दिन में, पहले मैं पर मिनट, पहले 1 मिनट का बताता हूं, फिर पूरे दिन का बताता हूं। प्रति मिनट बनने वाले फिल्ट्रेट लिख दो, पूरा लिख देता हूं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की मात्रा, कितना बनता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में जो है ये बनता है आपका 125 ml, 125 ml पर मिनट।
1 मिनट में 125 ml बनता है, तो यानी कि एक दिन में कितना हुआ? अरे सोच क्या रहे हो भाई, 180 लीटर, सिंपल। ठीक है, 180 लीटर एक दिन में। प्रतिदिन बनने वाले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की मात्रा, जब 1 मिनट में ये बन रहा है 125 ml, तो ये पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में ये बनेगा टोटल 180 लीटर पर डे। तो आप बोलोगे कि अच्छा भैया एक बात बताओ, जब ये 180 लीटर बनता है, हम तो 180 लीटर टॉयलेट नहीं करते हैं जबकि इतना बन रहा है। अरे इसीलिए ना पुनः अवशोषण होता है, इसमें लाभदायक चीजें हैं, और उसको क्या करना पड़ेगा, पुनः अवशोषित करना पड़ेगा। नहीं तो भाई 180 लीटर समझ रहे हो, इतना मूत्र बन रहा है, ये पूरे टोटल मूत्र नहीं है, अभी होगा नलिकीय पुनः अवशोषण, या फिर इसको ट्यूबुलर पुनः अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वो जरूरी है। और इसका 99%, इस 180 लीटर बन रहा है ना एक दिन में, इसका 99% पुनः चला जाता है शरीर में, इतना नहीं निकलता है। ठीक है, ये फिर चला जाएगा। ठीक है, इतना बुझ गए। अब मैं बताऊंगा आपको ट्यूबुलर, फोटो बनाओगे, थोड़ा सा फोटो बना के बताऊं। मान लो जैसे ये था ना ग्लोमेरुलस, जो उसी टाइम बनाया था वही वाला, वही फोटो फिर बनाऊंगा, बना ही देता हूं। चलो, ये था बोमन कैप्सूल, ये बोमन संपुट वाला भाग। ठीक है, उसमें सब धमनियां जा रही थी, ये रक्त केशिकाएं बना रही थी और फिर निकल रही थी। यहीं से जो इसमें रक्त जाता था और जो रक्त छन के जाता है नीचे, इसी को बोलते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो द्रव बनता है। मान लो मैंने ग्रीन वाला बनाया ना, यही है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो एक दिन में बनता है 180 लीटर, 1 मिनट बनता है 125 ml। और इसमें क्या क्या होता है, H2O होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, अमोनिया होता है, और कुछ लवण होते हैं। समझे, इतना सब चीज इसमें होता है। ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, ये रहा एक चरण ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको इसमें। अच्छा एक मिनट, ये क्या नहीं छानता है पता है? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बड़े प्रोटीन नहीं छानता है। आप चाहो तो नीचे लिख लेना कि वो ये नहीं छानता है। ठीक है, ये रहा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में। अब इसके आगे इसको रफ करता हूं, फिर बताता हूं मैं आपको ट्यूबुलर पुनः अवशोषण के बारे में। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये तो हो गया। अब जो ट्यूबुलर पुनः अवशोषण और ट्यूबुलर श्रावण, दोनों को मैंने एक ही फ्रेम में ले लिया है ताकि कंपेयर करके आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, वैसे इसके पहले जो मैंने फोटो बनाया था तो सारे बातें लिखवा दी थी कि कब किसमें क्या होता है, किसमें कब अवशोषण होता है, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, पर कोई बात नहीं, पुनः अवशोषण इसमें क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। पुनः अवशोषण में क्या होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट द्वारा जो छना होता है लाभदायक पदार्थ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से लाभदायक पदार्थों को अवशोषण कर पुनः रक्त में वापस छोड़ना ट्यूबुलर पुनः अवशोषण कहलाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट द्वारा ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण करना, या फिर नेफ्रॉन की नलिका द्वारा लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नेफ्रॉन की नलिका द्वारा अवशोषण कर पुनः रक्त में मिला देना, पुनः रक्त में मिला देने की क्रिया को ही मिला देना ट्यूबुलर, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण कहते हैं।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। अब देखो, ये जो ट्यूबुलर पुनः अवशोषण है ना, यह निष्क्रिय तथा सक्रिय। निष्क्रिय में क्या होगा? इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी, और जो सक्रिय होता है उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये जो निष्क्रिय तथा सक्रिय दोनों द्वारा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि निष्क्रिय विधि द्वारा किस किस चीजों का पुनः अवशोषण होता है और सक्रिय विधि द्वारा किस किस चीजों का पुनः अवशोषण होता है। देखो, निष्क्रिय विधि द्वारा, निष्क्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण, जो निष्क्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण मतलब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ऊर्जा इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें हो जाएगा जल हो जाएगा, HCO3 हो जाएगा, और क्लोरीन यानी कि Cl2-, ठीक है, Cl-, सॉरी, ना लिखिए। इसमें हो जाएगा H2O यानी कि जल, कुछ मात्रा में थोड़ा सा यूरिया, उसका निष्क्रिय विधि से पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। और हो जाएगा HCO3, और फिर हो जाएगा Cl-। इन सब का निष्क्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण होता है। अब सक्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण दो विधि में होता है, निष्क्रिय और सक्रिय। जो निष्क्रिय द्वारा होती है उनका नाम ये रहा, और जो सक्रिय द्वारा होता है उसका नाम लिख देता हूं, सक्रिय द्वारा, ठीक है। सक्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण, सक्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण, ठीक है। अब देखो, सक्रिय विधि द्वारा पुनः अवशोषण किसका किसका होता है, ठीक है। पहले इसमें आता है ग्लूकोज, फिर आएगा अमीनो अम्ल, उसके बाद Na+, ठीक है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और Na+, यानी कि सोडियम, ग्लूकोज, हिंदी में लिख देता हूं, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा Na+, etc। और देखो, अगर आपको ये चीज पता करनी है ना कि H2O का, इस ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, इनका पुनः अवशोषण होता कहाँ पे है, तो वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में बस 1-2 मिनट शायद होगा, जब मैंने फोटो बनाया था ना, तभी यहीं पे मैंने इसका सभी लिख दिया था कि पीसीटी में क्या अवशोषण होगा, हेलने के लूप में क्या अवशोषण होता है, और उसका और आरोही भाग हेलने का वो भी लिखवा दिया था। डीसीटी में कुछ कुछ होता है, मैंने बताया था, हार्मोन की आवश्यकता होती है, एडीएच, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और संग्राहक नलिका में भी। तो ये तो रहा ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। अगर आप लिखना चाहते हो तो वहां से लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर सोचो ये कि ट्यूबुलर पुनः अवशोषण नहीं होता तो क्या होता? तब क्या होता ना, जब अगर नहीं होता, पहली बात है, अगर नहीं होता तो पहला, रक्त जितने भी बॉडी के जितने भी लाभदायक पदार्थ हैं वो भी छट जाते, सभी चले जाते बाहर, जितने भी लाभदायक है, और कमजोरी होने लगती बॉडी में, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ना छनता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कितना बनता है पर डे? 180 लीटर, उसका 99% पुनः अवशोषण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आप लिख सकते हो कि फिल्ट्रेट का 99, चलो लिख देते, फिल्ट्रेट यानी कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का 99% पुनः अवशोषण हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? 99% पुनः अवशोषित हो जाता है इसका, ठीक है, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण में, जीएफ का, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का। अब देखो, अगर ये नहीं होता तो क्या 180 लीटर जो बन रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो, तो उसका कोई अवशोषण करता ही नहीं, उतना ही चला जाता है, यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जितने भी लाभदायक पदार्थ सब निकल जाते हैं, हानिकारक तो निकलता है, साथ साथ लाभदायक भी निकल जाता है। अगर ये पुनः अवशोषण नहीं होता तो वो भी सब चला जाता है, समझे। तो इससे ये पहला डिहाइड्रेशन, कमजोरी, और जितने भी बॉडी शरीर के सभी उपयोगी पदार्थ
रक्त से बाहर हो जाते, सभी छट जाते। ये रहा ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, इसलिए जो है पुनः अवशोषण आवश्यक है। अब आते हैं ट्यूबुलर श्रावण में। ट्यूबुलर श्रावण में क्या होता है, इस चरण में जो नलिका की कोशिकाएं हैं वह कुछ उत्सर्जी पदार्थ को इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में मिलाती है। ठीक है, इस चरण में नलिका कोशिका कुछ उत्सर्जी पदार्थों को जो नलिका कोशिका है वो कुछ उत्सर्जी पदार्थों को क्या करती है, इस फिल्ट्रेट में मिलाती है। ठीक है, फिल्ट्रेट में मिलाती है। ठीक है, वो क्या करती है, इस फिल्ट्रेट में मिलाती है। अच्छा, जो फिल्ट्रेट में मिलाती है इसमें नलिका की कौन कौन सी कोशिका, तो इसमें मुख्य रूप से डीसीटी, संग्राहक नलिका और थोड़ा बहुत पीसीटी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से डीसीटी और संग्राहक नलिका तथा कुछ मात्रा में पीसीटी तथा थोड़ा बहुत जो है पीसीटी भाग लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पीसीटी भाग लेता है। मतलब डीसीटी, संग्राहक नलिका और पीसीटी जो है वो क्या करती है, इस ट्यूबुलर पुनः अवशोषण में, ट्यूबुलर श्रावण में भाग लेती है। अब देखो, ट्यूबुलर श्रावण तो हो गया, लेकिन उसमें होता क्या है ट्यूबुलर श्रावण में। ट्यूबुलर मान लो, जैसे मैंने बोला है कि जो पीसीटी डीसीटी है ना, ये सब ट्यूबुलर श्रावण करती है। अरे तो ट्यूबुलर श्रावण में डालती क्या है, क्या श्रावण करती है, ऐसे ही कुछ भी मन से बोल दोगे अपने। अरे नहीं बबुआ, देखो क्या श्रावण, लिख देता हूं यहाँ पे, क्या क्या श्रावित होता है, क्या क्या श्रावित होता है। देखो क्या क्या श्रावित होता है। पहला श्रावित होता है H+। ठीक है, यानी जितने भी H+ होते हैं और जो दवाई होती है, जो हानिकारक पदार्थ है, उन सभी विषैले पदार्थों के अवशेष, और NH3 यानी कि अमोनिया, K+ और किरेटिन। ठीक है, तो इसमें होते हैं, पहला तो होता है K+, पहला नहीं मतलब ऐसे मैं बता रहा हूं, K+, NH3 और जो दवाई या फिर विषैले पदार्थों के अवशेष, दवाई अथवा विषैले पदार्थों के अवशेष। ठीक है, जो अवशेष, और कुछ मात्रा में जो है H+ हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी श्रावित होता है। क्रेटीन भी होता है वैसे बेसिकली, अच्छा तो यहाँ पे लिख लेना क्रेटीन। ठीक है, ये वैसे पदार्थ है ना जो ये डीसीटी, ये सब वैसे पदार्थ है जो ये डीसीटी, संग्राहक नलिका या फिर थोड़ा बहुत पीसीटी, इन सब का स्राव करती है। के का, NH3 का, दवाइयों या फिर विषैले का पदार्थों का जो है ना अवशेष, उसका स्राव करती है, और इस H+ का स्राव करती है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पता है ये क्यों जरूरी है, जैसे ये जरूरी था कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से बचाता था, लाभदायक पदार्थों को निकलने से बचाता था। ये क्यों जरूरी है, देखो ये क्या करते हैं, दवाई और विषैले पदार्थों का अवशेष को डालता है। अगर ये नहीं डालते, मतलब नहीं होता तो क्या होता, नहीं डालता। जब नहीं होता, अगर नहीं डालता, तो ये सारे जितने भी विषैले गैसें हैं, इन सभी का प्रभाव हमारी बॉडी पे ही पड़ता है, बाहर निकलता ही नहीं, उसी में रह जाता। समझ रहे हो, तो ये उससे शरीर को बचाता है। रक्त का जो पीएच मान है, पीएच संतुलन बनाए रखता है,
और रक्त को साफ करता है। सक्रिय प्रक्रिया एटीपी की, या मतलब सक्रिय प्रक्रिया है, इसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जो है ना ट्यूबुलर श्रावण, इसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसमें ऊर्जा चाहिए होता है। तो बस ये रहा जो ब्रिक द्वारा उत्सर्जन क्रिया बोल सकते हैं, या फिर ब्रिक द्वारा मूत्र निर्माण की विधि। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लियो ना। हाँ, अगर आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं हीमोडायलिसिस, डायलिसिस वाला। ठीक है, डायलिसिस क्या होता है वो। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और मन लगा के पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।